नमस्कार, टीवी 45 देखने आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय होते ही विपक्ष ने यह कहना शुरू कर दिया कि सरकार का खजाना खाली है, पूरा खजाना मैया समान योजना पर लुटाया जा रहा है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जब सोमवार 8 दिसंबर को 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, तब भी विपक्ष यही कहा कि सरकार को मैया के सिवा कुछ सूझता नहीं। लेकिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने सबका जवाब दिया। वित्त मंत्री ने अपने जवाबों से विपक्ष को लाजवाब कर दिया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार का खजाना कतई खाली नहीं, हर विभाग के पास पूरा पैसा है। वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर महीने तक यानी 8 महीने तक सरकार को 67,696 करोड़ का राजस्व मिला, जिसमें 66,871 करोड़ यानी 98% से ज्यादा खर्च भी कर दिया गया। यानी सरकार का जो बजट है, हिसाब किताब है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र अगर बकाया अनुदान और केंद्रीय करों में राज्य का बकाया हिस्सा दे दे तो सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू कर देगी। वित्त मंत्री ने कई बार दोहराया कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, यानी सरकार हैप्पी भी है और अनहैप्पी भी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। सोमवार को विधानसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी, लेकिन मंगलवार को सूबे की सबसे बड़ी पंचायत ने काम किया। भले ही सदन के बाहर विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा, लेकिन सदन में प्रश्नकाल भी ठीक ठाक चला और उसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा भी हुई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आपस में ही उलझ गए। इतना उलझे कि विधानसभा स्पीकर तक को डांट लगानी पड़ी। धान खरीद को लेकर भी सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार को 3200 रुपए एमएसपी का चुनावी वादा पूरा करने को कहा। ये 3200 रुपये धान क्रय करेंगे बोलती है। 75% किसान धान को औने पौने दाम में बेच चुके होते हैं, तब ये घोषणा करती है कि 2450 रुपये प्रति क्विंटल हम खरीदेंगे। अरे आप बिना पेंदी का लोटा क्यों बनते हैं? आपको ताकत नहीं है खरीदने का उस रेट में, तो बोलिए ही नहीं, क्यों किन्हीं को सपना दिखाते हैं? तो ये सरकार बिना पेंदी का लोटा है। सरकार ने किया है, मेरी भी मांग है किसान हित में उसको 3200 रुपया धान का खरीद बिक्री करना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी के दर को हम लोग बढ़ाएं। एमएसपी तो केंद्र सरकार के द्वारा तय होता है और केंद्र सरकार का क्या रवैया रहा है किसानों के प्रति, ये भी जग जाहिर है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि बोनस को, अतिरिक्त बोनस को हम लोग बढ़ा के उनका जो दर है उसको बढ़ाने का काम करें। मगर हमारी सरकार ने जो वादा किया है, हम धीरे धीरे उस दर तक पहुंचने का काम हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी। खैर, इसी रार तकरार के बीच सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। चर्चा पर जवाब देने जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सामने आए तो कहा कि सब कुछ ऑल इज वेल है, किसी भी विभाग के पास पैसे की कोई कमी नहीं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष का मुंह किया बंद। वित्त मंत्री ने राज्य के अपना कर राजस्व का दिया ब्यौरा। 31 मार्च 2026 तक 41,600 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था। 31 नवंबर तक 8 महीने में यानी 23,897.06 करोड़ यानी 57% लक्ष्य हासिल हुआ। गैर कर राजस्व में 31 मार्च 2026 तक 19,456 करोड़ का लक्ष्य था। 31 नवंबर तक यानी 8 माह में 8,565.63 करोड़ यानी 44% लक्ष्य हासिल हुआ। वित्त मंत्री का दावा है 31 मार्च तक राजस्व लक्ष्य के करीब राज्य होगा। सरकार ने 30 नवंबर तक 67,697.37 करोड़ राजस्व अर्जित किया है। 30 नवंबर तक 66,871.42 करोड़ यानी 98.8% खर्च भी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा 966.86 करोड़ का मामूली वित्तीय भार होगा, जिसे अतिरिक्त संसाधन को मजबूत करने से भरपाई हो जाएगी। इसके लिए सरकार अतिरिक्त आय के स्रोत भी तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार पर भी जमकर ठिकरा फोड़ा। केंद्रीय करों में राज्य के अंश को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। केंद्रीय अनुदान को लेकर झारखंड के साथ अन्याय का आरोप लगाया। वित्त मंत्री ने कहा राज्य को अब तक केंद्रीय करों से 47,040 करोड़ मिलने थे, लेकिन अब तक 30,971 करोड़ ही मिले हैं, जो 16,000 करोड़ कम है। केंद्रीय अनुदान से राज्य को 17,057 करोड़ मिलना था, लेकिन अब तक 4,261.70 करोड़ ही मिले हैं। यानी केंद्र पर झारखंड का अब तक 28,863 करोड़ बाकी है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बकाये को लेकर बड़ी बात कही। वित्त मंत्री ने कहा केंद्र सारा पैसा दे दे तो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। समाज कल्याण, मनरेगा सहित तमाम योजनाओं में केंद्र के रवैये पर सवाल उठाया। वित्त मंत्री ने कहा झारखंड का खजाना खाली नहीं,
हर विभाग के पास पर्याप्त पैसा है। FRBM एक्ट का हवाला देकर भी वित्त मंत्री ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। बिहार, आंध्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने 3% उधार की सीमा लांघी है। झारखंड ने अपने GDP का 2.2% ही कर्ज लिया है। झारखंड के विकास के लिए सरकार 16,800 करोड़ का कर्ज लेगी। जवाब के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भारत सरकार के असहयोग के बावजूद हेमंत सरकार ने बेहतर वित्तीय अनुशासन दिया है। वित्त मंत्री ने भाषण के दौरान कई बार ये बात दोहराई कि केंद्र झारखंड के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ये सब चुपचाप सुनते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 45। जी हाँ, तो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने लहजे में तमाम तरीके से विपक्ष को लाजवाब कर दिया, विपक्ष की बोलती बंद कर दी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते रहे और पूरा विपक्ष सुनता रहा। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कैसर रजा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी CPI-ML से जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमसे जुड़ेंगे। हम सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। जोहार। सबसे पहले शुरुआत कैसर जी आपसे ही करते हैं। आपको सुनने में सब कुछ अच्छा लगता होगा। सरकार तो बहुत हैप्पी है और जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्र पर, तो थोड़ा मायूस भी हैं, अनहैप्पी भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिए बिना, दिल्ली को कोसे बिना आप लोगों का काम पूरा नहीं होता है। बोलिए। कृष्णकांत जी, सबसे पहले TV 45 के तमाम दर्शकों और सभी मीडिया पैनलिस्टों को मेरा झारखंडी जोहार। देखिए, कोसना और ना कोसने की बात नहीं है, बात है हक, हुकूक और हिस्सेदारी और भागीदारी की। तो झारखंड के साथ तो हमेशा सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार लगातार करते आ रही है और ये जग जाहिर है। आप मीडिया पत्रकार है, आप एक सीनियर एडिटर है, आप भी जान रहे हैं, आप भी सब कुछ समझ देख रहे हैं। इतनी बैठकें होती है केंद्र सरकार के साथ, माननीय अमित शाह जी आते हैं, नीति आयोग के साथ हमारी बैठकें होती है, उसके बाद बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल के आता। GST काउंसिल में हमारा पैसा पेंडिंग पड़ा रह जाता है। काउंसिल पे बैठक चली जाती है। लगातार यहाँ से फाइलें बनाकर केंद्र सरकार को भेजा जाता है। फाइलों के ऊपर किसी तरह का अनुमोदन नहीं होता है। उसे अटेंड करने के प्रक्रिया में भी केंद्र सरकार कोई सीरियसनेस नहीं दिखाती है और लगातार एक ठीकराब होती है झारखंड सरकार की तरफ कि झारखंड सरकार के पास एक पैसा नहीं है और एक प्रोपेगेंडा जो भारतीय जनता पार्टी जग जाहिर चलाती रहती है। उनकी जो भाजपा की जो झारखंड इकाई है, उनके पास बस एक ही काम है कि झारखंड के चुनी हुई सरकार को कोसना, JMM और कांग्रेस की चुनी हुई एक इंडिया गठबंधन को कोसना और उसको लगातार इस तरह से दिखाना है कि इनके पास किसी तरह का फंड नहीं है। अगर इनको फंड चाहिए, इनको किसी तरह का काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। झारखंड का विकास सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार कर सकती है, जो कि 2019 में हमने हमारी राज्य की जनता ने इसे जाहिर देख लिया कि किस तरह के डबल इंजन की सरकार किस तरह का विकास कर रही थी, किस तरह का अनुपूरक बजट ये पेश करते थे, किस बजट के साथ किस तरह से उस पे घोटाले होते थे, किस तरह से उस घोटाले पे लिपापोती होती थी। तो तमाम चीजों को झारखंड की जनता ने जाहिर देखा और उसी का नतीजा यह है कि हमने 19 में भी और 24 में भी जो चुनाव हुए थे उसमें हमने बहुत भारी मतों से झारखंड की जनता ने हमें चुनकर भेजा। और देखिए, इसका ही नतीजा है कि हमने जो बजट पेश किया, माननीय हमारे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी जिन बातों को लेकर के सदन के पटल पर आए और जिस डेटा और जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया, आप देखिए पूरा का पूरा विपक्ष शांत बैठा हुआ था। विपक्ष के पास कोई जानकारी नहीं थी, विपक्ष एकदम चुप बैठा हुआ था कि आखिरकार झारखंड सरकार इतना चीजें कर कैसे रही है और किस तरह से कर ले रही है, क्योंकि ये एक कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है। कांग्रेस जैसी एक राष्ट्र पार्टी उनके साथ जुड़ी है, हमारी सरकार चल रही है, मिली जुली सरकार चल रही है और एक मतलब कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक पूरे देश को चलाया है। हमने कई मतलब इस देश में कई ऐसे स्थितियां देखी हैं, कई ऐसे मौके देखे जब हम बहुत हार्ड सिचुएशन देश ने, इकोनॉमिकली हार्ड सिचुएशन देश ने देखा है। हमने वो दौर भी देखा है जब पूरे भारत, मनमोहन सिंह का वो दौर भी देखा जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी। उस आर्थिक मंदी का भारत जैसे देश में कोई असर नहीं पड़ता है। वो इकोनॉमिस्ट, वो एक कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी बिल्डिंग जो भारत कांग्रेस पार्टी के अंदर है देश को चलाने का, जनता को डेवलपमेंट और जनता को डिलीवर करने का, वो हमने अपने झारखंड में भी करके दिखाया और झारखंड की सरकार, झारखंड की जनता इस चीज को भली भांति समझती है। हमने अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा बजट हमने झारखंड राज्य को दिया। झारखंड राज्य बनने के बाद अब तक का सबसे ज्यादा बजट अभी तक झारखंड राज्य को मिला है। हमारा टारगेट है 1,35,000 करोड़ का आने वाले बजट का जो हमारा टारगेटेड है वो 1,35,000 करोड़ तक का टारगेट है। साथ ही साथ जो टैक्स कलेक्शन को लेकर माननीय राधाकृष्ण किशोर जी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट हम उसे भी पूरा कर लेंगे। पिछले 8 महीनों में हमने 60%, 57% तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 60% हमने टारगेट को पूरा किया है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है, जिस विजन के साथ हम चल रहे हैं, जिस विकास के प्रगति पर झारखंड अग्रसर है, हम हर चीज को पूरा करेंगे और झारखंड को एक बेहतर डिलीवर देंगे। केंद्र सरकार की जो सहायता चाहिए वो केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है, उस पर तो केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेना हमारा कर्तव्य बनता है।
सिर्फ और सिर्फ हम एक रूलिंग पार्टी नहीं है, हम केंद्र में एक सत्ता विपक्ष में का भी रोल निभा रहे हैं। तो बिल्कुल केंद्र सरकार को इसके पर जवाब तो देना बनता है, और केंद्र सरकार अब तक जितना बचना चाहिए बच नहीं सकती। झारखंड जनता अच्छी भली भांति समझती है, इसलिए उन्हें झारखंड में क्यों दूर के भारतीय जनता पार्टी का हाशिया, उनकी जो बीजेपी झारखंड की जो बीजेपी इकाई है वो बहुत हाशिए पे खड़ी है, और उनको अपनी लीडरशिप को पता नहीं चल रहा है कि उन्हें किस मुद्दे पर लड़ाई लड़नी है, किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना है। कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयानबाजी करेंगे, कभी उनके नेतागण कुछ बयानबाजी करेंगे, कभी उनके एमएलएगण कुछ बयानबाजी करेंगे। तो धार्मिक ध्रुवीकरण का एक मुद्दा उनके पास लास्ट कैसा कि आप देखिए बीजेपी के अपने लोगों पर सवाल उठाने से पहले थोड़ा देखिए कि किस तरह आज आपके नेता, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और आपके स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच आज दूसरा एपिसोड शुरू हुआ। आज दोनों सदन में इस तरह उलझे कि स्पीकर साहब को भी इसमें दखल देना पड़ा और स्पीकर साहब को भी डांट पिटानी पड़ी। इन तमाम चीज़ों को भी आपको देखना होगा। हम आपके पास लौटेंगे, हम सुशांतो जी के पास आते हैं। सुशांतो जी, अगर आप सुन रहे हैं तो हमारा आपसे सीधा सवाल ये है कि आज भले ही सरकार ने जिस तरह से जवाब दिया है, वित्त मंत्री ने, तमाम चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अनुपूरक बजट की बात करें, इस बार का जो इस मौजूदा वित्तीय वर्ष का जो बजट था, हमारा मूल बजट 1,45,400 करोड़ का था, यह अनुपूरक बजट था। फिर भी कहीं ना कहीं सरकार का सारा फोकस मैया सम्मान के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा योजना पर गया है। लेकिन जो ढांचागत विकास होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलता है, और इसके साथ साथ उद्योगों के विकास को लेकर इन तमाम चीज़ों पर सरकार की स्थिति अभी भी साफ नहीं दिखती है। बोलिए। जी, सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, विपक्ष की एक ही काम है कि मैया सम्मान योजना ना मिले। वो इसके चलते हाईकोर्ट भी गए, इसके चलते तरह तरह की बातें रखते हैं। ये किस तरह से काम करने की कोशिश करते हैं कि मैयाओं को जो सरकार ने सम्मान दे रहे वो टैक्स की पैसा है, ये कोई नहीं। और हमारे केंद्र के पास जो पैसे हैं उस पैसे को देते नहीं है, और जहां जहां इनकी सरकार नहीं है वहां पर इसी तरह रखते हैं। हमें लगता है कि जब वित्त मंत्री जी ने कह रहे हैं कि हम इस तरह से चलाएंगे, हमारे पास मैंने पैसे की कमी नहीं है, तो फिर भी लेकिन वो कहते हैं, वो सरकार को सिर्फ ये विपक्ष को कहना है कि ये सरकार नहीं चला पाएंगे, ये सरकार पैसा नहीं है, इनकी पूरी खजाना खाली है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो केंद्र से जो पैसा हमने नहीं दिया इसके कारण इसके खजाना नहीं है, इनके पैसा नहीं है, तो कैसे चला रहे। उनको नहीं पता है कि झारखंड से केंद्र सरकार, यहाँ की जो पैसा है इससे केंद्र सरकार भी चलते हैं। हमारे जीएसटी के पैसा रख लेते, हर पैसा रख लेते, कोई पैसा केंद्र सरकार देते ही नहीं है, वो अपने पास रख लेते जहां जहां इनकी सरकार नहीं है। हमें लगता है कि ये पूरे बजट में जो आए हैं बात सही है, लग रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा, सरकार ने कहा कि ये चलेंगे, निश्चित तौर पर हमारे पास एनफ पैसा है, हम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी ठीक है। सुशांतो जी, आपने, मेरा मूल सवाल आपसे ये था कि सरकार मैया सम्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा योजना पर ज्यादा खर्च कर रही है, ढांचागत चीजों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस दिखता नहीं। हम आपसे फिर मिलेंगे। हम चलते हैं बीजेपी से, हमारे साथ विजय चौरसिया जुड़ गए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ कुंदन तिवारी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चौरसिया साहब, सवाल आपसे ही ले रहे हैं। आपने आज चर्चा के दौरान, अनुपूरक बजट पर जो चर्चा हुई इसके दौरान आपने वित्त मंत्री का जवाब सुना होगा। साफ तौर पर उन्होंने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और खूब थपथपाई, और लगे हाथ उन्होंने हमेशा की तरह केंद्र पर कई टिकड़ा फोड़ दिया, कई सवाल उठाए, और सीधा आरोप कई बार उन्होंने दोहराया कि केंद्र जो है झारखंड के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र अगर सहयोग करे और जो केंद्र के पास राज्य करों का हिस्सा है वो अगर केंद्र राज्य को दे दे तो फिर 450 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार देने लगेगी। कहिए। कृष्णकांत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे पैनलिस्टों का भी। आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी कैशफ रजा साहब से उठाई, हालांकि जवाब नहीं लिया। जो डिबेट चला प्रदीप यादव जी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये डिबेट ही बताता है कृष्णकांत साहब कि राज्य की सरकार चलाने को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लागू करने को लेकर कर, अपने वादों को सफलीभूत भूमि पर उतारने को लेकर के कितना गंभीर है। एक बड़ा मार्मिक मामला था कृष्णकांत साहब कि एक पीड़ित थैलेसीमिया के बच्चों को HIV+ वाला ब्लड चढ़ा दिया गया। इतना गंभीर मामला था, आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से उसको उठाया भी था और उठाना जाना भी चाहिए था।
आज प्रदीप जी ने एक समान सा प्रश्न किया कि कोई आंकड़ा है कितने बच्चे बीमार है इस राज्य में थैलेसीमिया के? और बड़े दुख के साथ बड़ा आश्चर्य है मुझे, आपको भी हुआ होगा, कि राज्य के मंत्री बता नहीं पाए। प्रदीप यादव जी के एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाए। प्रदीप यादव जी अपने पार्टी के नेता हैं विधानसभा में, और मंत्री जी भी कांग्रेस के हैं। ये इसी स्थिति है, और ये लोग अपनी नाकामी का ठिकरा, ये कहते हैं ना कृष्णकांत साहब कि नाचन न जाने आंगन टेढ़ा, वही स्थिति है। जिसको ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ थैलेसीमिया के कितने बच्चे बीमार हैं, वो बड़ी बड़ी चीजें बोलते रहे, घुमाते रहे, और आधा घंटा सदन का वक्त खराब कर दिया। आपने ठीक बोला, हालांकि उन्होंने बचाया है पीठासीन अध्यक्ष ने अपने मंत्री को। हम ये कहते हैं कि उसमें केंद्र सरकार 10 लाख रुपया देती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। जब आंकड़े ही नहीं है, इतने गंभीर मसला का आंकड़ा नहीं है मंत्री जी के पास, उनके पीए सेक्रेटरी के पास, विभाग के पास, तो दूसरी बातें क्या करेंगे कृष्णकांत साहब? जहां तक आप हमारे जो राधा कृष्ण किशोर साहब की बातें आप कर रहे थे, उन्होंने खुद स्वीकारा है कृष्णकांत साहब कि 47,048 करोड़ रुपया केंद्र से मिलना था, और उसमें से 30,971 करोड़ रुपया मिल गया। 30,71 करोड़ रुपया मिल गया, ये राधा कृष्ण किशोर साहब ने कहा है, आपने भी उसको भी बताया। 16,000 करोड़ बकाया है। राधा कृष्ण किशोर ने एक ईमानदारी पूर्वक ये भी बात स्वीकारी कि 44% ही राशि खर्च हो पाई इस बजट में, जबकि अभी 2-4 महीने ही बाकी है। तो आप समझ सकते हैं सरकार कैसी चल रही है। नहीं, उन्होंने तीसरी बात राधा विजय जी उन्होंने कहा है, विजय जी उन्होंने कहा है कहीं कि कोई कमी नहीं है राशि की। नवंबर महीने और तक स्थिति जितना भी क्या है? राजस्व आया, उस राजस्व का 98.8% खर्चा हुआ है। 44% नहीं, 98.8% खर्चा हुआ। जो राजस्व आया अमूमन लगभग सभी खर्च हो गए, ये उनका कहना है। मैं वही कह रहा हूँ कृष्णकांत साहब, मैं कंक्लूड कर लेता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा। हाँ, मैंने बस उन्होंने कहा कि राशि की कोई कमी नहीं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर केंद्र हमें सहयोग कर दे तो हम 450 रुपये में जो गैस सिलेंडर का वायदा किया था, उनके प्रभारी जम्मू कश्मीर से आके वायदा किया था, आप लोगों ने बड़ी प्रमुखता से चलाया था, और उनका वर्डिंग था कि घुसपैठियों को भी ये लाभ देंगे, घुसपैठियों को भी 450 में सिलेंडर देंगे। बहुत दुखद है, वर्ष बीत गया और एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय वायदे के साथ ये एनेक्सर जोड़ा गया था क्या, कि केंद्र अगर सहयोग करेगा तभी अपने वायदे को पूरा करेंगे? इन्होंने कहा था कि 3200 रुपये में धान की खरीद करेंगे। क्या उन्होंने एनेक्सर जोड़ा था क्या, केंद्र मदद करेगा तब जोड़ेंगे, खरीदेंगे? जबकि मैं आपको बता दूं कि 2300 रुपया केंद्र से आता है, इन्होंने 100 रुपया और अभी फिर 50 रुपया, 150 रुपया बढ़ाया है। तो ये तो स्थिति है। हम कहते हैं ये लोग ढोल बजा के बोलते हैं, और आप लोगों ने भी उसको चलाते हैं कि केंद्र झारखंड को मदद नहीं कर रही। हम कुछ योजनाओं का नाम गिनवा देते हैं कृष्णकांत साहब, थोड़ा सा समय लेंगे। बस जल्दी बोलिए। आयुष्मान योजना, झारखंड के 65 लाख लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठाते हैं। गोल्डन कार्ड झारखंड के 65 लाख लोगों के पास है, जो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की योजना है। जल जीवन मिशन, जिसमें 50% केंद्र सरकार राशि देती है, 62 लाख लाभुक है झारखंड में। ये राज्य का डाटा मैं बता रहा हूं। तीसरा, पीएम आवास, 90% राशि केंद्र सरकार देती है, और 12 लाख लाभुक हैं पीएम आवास के। ये 2014 के बाद की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है विजय जी, चौथा, पूरी बात आ पीएम गई। किसान, ठीक है। 6,000 रुपया सालाना सरकार देती है किसानों को। 36 लाख लाभुक हैं झारखंड में कृष्णकांत साहब। उज्ज्वला योजना, 42 लाख लाभुक हैं, मुफ्त गैस कनेक्शन, और सबसे ज्यादा आदिवासी समाज से। छठा, एक राष्ट्र एक राशन,
2,60,00,000 लागू ये करके तो आप कृष्णकांत साहब। ठीक है, ये तो आप केंद्र की योजना बता रहे हैं ना, लेकिन जो झारखंड सरकार की योजनाएं हैं, देखिए झारखंड सरकार का जो बजट है 1,45,400 करोड़ का जो बजट है, इसमें योजना विभाग में जो योजना मद में 91,000 करोड़ है। अगर मान लीजिए केंद्र के पास, जिस तरह आज वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र के पास अभी 28,863 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है, यानी देनदारी है, अगर यह पैसा आ जाए, यानी कि तकरीबन 29,000 करोड़ अगर आ जाए तो बहुत बड़ी राशि है। इससे झारखंड की, कृष्णकांत साहब, हाँ बोलिए। कृष्णकांत साहब, क्यों नहीं आती है राशि? इसलिए नहीं आती कि आप ना नियमों का पालन करते हैं, आप ना उपयोगिता प्रमाण पत्र देते हैं, आप ठेकेदारों का पैसा, नहीं, सड़क का पैसा। लेकिन जो केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए आपको? केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है अभी भी 16,000 करोड़ रुपया बाकी है, इसके लिए तो कोई यूसीसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना। हम आपके पास आएंगे, थोड़ा सा कांग्रेस से भी जवाब ले ले, आपने बहुत सा सवाल उठाया है। कैसब साहब, देखिए बहुत सा सवाल विजय चौरसिया जी ने उठाए हैं, इसका जवाब दीजिएगा। मेरा आपसे भी यही सवाल है कि कांग्रेस, बीजेपी तो बाद में सवाल उठाएगी, आपके विधायक खुद ही अपने सरकार को घेरते हैं और बहुत गंभीरता से, बहुत कई गंभीर सवाल उठाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार तो खुद आपस में ही लड़ रही है। कृष्णकांत जी, देखिए सबसे पहली बात यह है कि एक जीवंत लोकतंत्र और एक जीवंत पार्टी का एक सिंबल होता है कि अगर पार्टी के अंदर किसी अनियमितता होती है और किसी ने कभी कोई गलती किया है तो उसको उठाना और उसको आईना दिखाना एक जीवंत लोकतंत्र का परिचायक है। और कांग्रेस पार्टी एक जीवंत लोकतंत्र वाली पार्टी है और उस चीज को आपने सदन में भी देखा। और आपके मंत्री कहते हैं कि विधायक को माफी मांगना चाहिए। अब वो उनका निजी हो सकता है, वो अपने निजी तरीके से निजी हो सकता है सदन का बयान, उनका निजी हो सकता है। उनको अपने पर्सनल लेवल पर अगर कोई चीज को गलत लग जाता है तो वो उस पर पार्टी का कोई ये नहीं। देखिए पार्टी का स्टैंड ये रहता है कि जब भी अगर किसी तरह की कोई आपके अंदर किसी तरह की कोई आउटरेज है, अगर आप किसी तरह की नाराजगी है तो निश्चित रूप से पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी रख सकते हैं। और जब ये पूरे जनता की बात है, झारखंड राज्य की बात है और झारखंड की जनता के हितों की बात है, तो निश्चित रूप से जहां सदन में रखने की बात है तो वहां पे माननीय प्रदीप यादव जी ने भी रखा और उसका जवाब माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है। कहीं जो सवालों का जवाब हो सकता है कि कहीं संतोषजनक ना हो, उसको लेकर के भी माननीय हमारे जो स्पीकर महोदय है ना, उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया। तो ऐसा कहीं नहीं है कि सरकार को हमारी अपनी पार्टी या हमारी सरकार खुद को घेर रही है। एक जीवंत लोकतंत्र का परिचायक होता है जब आप अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे गलतियां होती है उस गलतियों को क्रिटिसाइज करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का हालिया बयान और हालिया सिचुएशन देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कफ सिरप को लेकर के जो डेथ हुई है, ना तो बच्चों का पोस्टमार्टम तक किया गया। कफ सिरप से तकरीबन 15 बच्चों की डेथ हो जाती है। झांसी जैसे जिले में हॉस्पिटल के अंदर आग लग जाती है और तकरीबन नवजात बच्चे, 25 से ज्यादा नवजात बच्चों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उस पर भारतीय जनता पार्टी को मौन व्रत रहता है, चुप्पी साध लेती है। वहां आप विपक्ष में आप सवाल उठा रहे हैं, यहाँ आप सरकार में, और यहाँ हमारा आपसे यही सवाल है कि बिल्कुल थैलेसीमिया बच्चों को HIV संक्रमित रक्त क्यों चढ़ गया? सरकार में है तो अगर सरकार चुप रहती, जैसे अभी माननीय प्रदीप यादव जी ने जिस तरह से थैलेसीमिया के बच्चों के लेकर जो पीड़ा उठाया और जो दर्द उन्होंने सदन में अपना दर्द बयान किया है, उसको लेकर के आप ये देखिए कि सरकार कितनी सजग है, हमारे विधायक दल के नेता लोग कितने सजग है। अगर ये चीज अगर सिर्फ ये पब्लिक से आता, आउटरीच आता या न्यूज आप जैसे पत्रकारों से आउटरीच आता तो एक समझ में भी आती, पर ये आउटरीच अगर सदन तक पहुंच चुका है और हमारी सरकार, हमारी अपनी सरकार, हमारे अपने नेता अगर इस चीज को लेकर काफी आक्रोशित है तो निश्चित रूप से सरकार इस चीज को लेकर के गंभीर है कि हमें आने वाले फ्यूचर में गलतियां होती हैं। हेमंत सोरेन जी ने भी माना है, हमारी सरकार ने माना कि गलती हुई है और इसको लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की गई है। ठीक है कैसब साहब, हम आपसे ये भी पूछेंगे, कैसब साहब हम आपसे ये भी पूछेंगे कि अनुपूरक बजट में सिर्फ मैया सम्मान और सामाजिक सुरक्षा योजना जैसी स्कीम्स को ही क्यों फोकस किया गया, ढांचागत यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा नजरिया दिखता नहीं? हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ कुंदन तिवारी जुड़ गए हैं। कुंदन जी स्वागत है आपका। आज आपने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर साहब का पूरा भाषण सुना होगा मेरे ख्याल से, और जो भी उनके भाषण का मुख्य बिंदु था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में और हेमंत सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत बेहतर है। उन्होंने FRBM एक्ट का भी हवाला दिया और जिसके तहत उन्होंने कहा कि जो झारखंड है तमाम राज्यों से कहीं अलग महज 2.2% यानी GDP के 2.2% ही कर्ज ले रही है, जबकि दूसरे और राज्यों का जो आंकड़ा था वो 4 और 5% के आसपास है। आपने तमाम भाषण सुना होगा, आपको इसमें से क्या कुछ पॉजिटिव नजर आता है और सरकार की बातों में और जमीन पर कितनी समानताएं नजर आती हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णकांत जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा जोहार। देखिए, अगर मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोष की कोई कमी नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा है। लेकिन अगर देखा जाए
तो आज से 8 से 10 साल पीछे जाएंगे तो बिहार हेल्थ के मामले में बिहार से लोग रिम्स में इलाज कराने आते थे, एकलौता अस्पताल था। आज बिहार के पास पटना में सिर्फ करीबन 16 ऐसे अस्पताल हैं जो सरकारी बड़े अस्पताल हैं। अगर बोलिएगा तो काउंट करके गिना दूंगा, ठीक है। अगर फंड और बजट सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चाहे सरकार जिसकी भी है, जिसकी भी गई, तो क्या हम हेल्थ सेगमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अस्पताल तक नहीं बना सकते? क्या हम रिम्स में डिपेंडेंट रहेंगे? जिस तरह से आबादी हमारी बढ़ रही है, हेल्थ सेगमेंट पे अगर एक डेटा निकाला जाए ना, तो इरफान अंसारी जी से एक सवाल बनता है, कितने लोग यहाँ से बिहार जा रहे हैं इलाज कराने? मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो लोग खुद कहते हैं कि भैया हम तो पटना गए थे, पटना में डॉक्टर्स लोग ठीक है, अस्पताल है, हड्डी का अलग बड़ा अस्पताल है, हार्ट का बड़ा अस्पताल है, इसका बड़ा अस्पताल है, 2-3 मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग हैं। अच्छा कुंदन साहब, मैं 10 सेकंड आपको रोक रहा हूँ। हालांकि देखिए इरफान अंसारी का बहुत कम समय हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर रिम्स 2 की नींव रखी है और इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में 6 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा उन्होंने की है। जी अब बोलिए। देखिए मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। रिम्स 2 में 2 पार्टियों की टकरार भी हुई थी, अभी अब कहेंगे तो दूसरे आदमी कहेंगे बनाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए इस तरह के मामलों में दोनों पार्टीज को आपस में बैठकर सॉल्व करना चाहिए। मेरा कहना है अगर बजट है तो इंफ्रा बजट के बारे में क्यों नहीं बात की? अगर जो ये 6 हॉस्पिटल्स बनेंगे या रिम्स 2 बनेगा, इसकी तब प्रकाष्ठा मानी जाएगी जब इसका फंड पास हो जाएगा, ठीक है, इसकी फंड के एलोकेशन हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ नींव छोड़ दीजिए, फंड के एलोकेशन करा दीजिए, हम मान जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिम्स 2 की। क्या कितने अस्पताल चाहिए इरफान अंसारी जी बता पाएंगे? अभी CPIML से हमारे सर बोल रहे थे कि सरकार बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए इंफ्रा के मामले में झारखंड आज भी बहुत राज्यों से सबसे निचले स्तर पे है। बिल्कुल पर कैपिटा इनकम में नॉर्थ ईस्ट को पछाड़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये जो इंफ्रा है, ये जो हेल्थ है, पर कैपिटा इनकम है, इस पे सरकारें कब बात? मान लीजिए पैसा है तो उसका इस्तेमाल करिए, कुछ चीजें सही करिए। ऐसा दिखना चाहिए कि आज भी हम रोटी कपड़ा मकान के जूझते रहेंगे, आज भी यही बात करेंगे कि हाँ बजट है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, अच्छी बात है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, पर उस बजट के सेक्शंस में अगर यूजिबिलिटी हम वहीं तक सीमित है जहां तक होनी चाहिए। अगर इनको जितना पैसा केंद्र का भी मिल जाएगा ना, टैक्सेशन वैल्यू ठीक नहीं करेंगे तो भी ये इंफ्रा नहीं ला पाएंगे, ठीक है, चाहे सरकार किसी की भी हो प्रदेश में। अगर बहुत नियमिती से विजय चौरसिया जी को भी, सुशांतो जी को भी और भाई साहब को भी, कांग्रेस वाले भाई साहब को भी पूछना चाहिए कि भाई हमारा प्रदेश कब हम बोलेंगे कि भाई हम हेल्थ सेक्टर में लास्ट में आ गए हैं सर, आखिरी प्रदेश है, आखिरी। चलिए सुशांतो जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल वही है जो सवाल कुंदन तिवारी जी ने किया, मेरे सवाल को ही कुंदन जी ने दोहराया कि ढांचागत विकास को लेकर अभी भी हम बहुत पीछे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल था, और वही जो है प्रत्यक्ष तौर पर ज़्यादा रोजगार पैदा करता है और साथ ही साथ झारखंड के संसाधन और झारखंड की समृद्धता को भी पूरा करता है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं। साफ तौर पर उन्होंने पर कैपिटा इनकम का भी हवाला दिया, इस मामले में भी, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हम पिछले राज्यों में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार का ग्रोथ है तो जब तक अंतिम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ती, अंतिम आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, तब तक सरकार की कोई भी जो उपलब्धि है वो अधूरी रहेगी। बोलिए। निश्चित तौर पर देखिए ये बात सही है कि इस राज बनने के बाद 2000 से 2025 के बीच में 15 से 16 साल तक बीजेपी की राज रही। हमारे 6 साल की सरकार चल रही है। बीजेपी की राज में जो किए हैं, जो हुए हैं, जो हाथी उड़ा के हमारे सारे बंदर बांट किए हैं, पैसे की कमी है। निश्चित तौर पर राज्य में पैसे की कमी है, लेकिन उसको मेकअप कैसे करके करेंगी ये सरकार 6 साल में दिखा रहे। इनकी सारे सबसे ज्यादा तकलीफ अगर है, हमारे पास बजट के जो पैसा है, जो हमारे ड्यूज पैसा है केंद्र सरकार के पास, वो पैसा ये किसी भी हाल में नहीं देंगे। सिर्फ हमको नहीं, बगल में हमारे राज्य जो है बंगाल है और भी दूसरे सरकार जहां जहां हमारी चल रही है, हर जगह केंद्र यही करती है। केंद्र की यही धारणा रहती है किस तरह से तकलीफें जनता को मिले। दूसरी जो अभी साहब कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि रिम्स से हमारे राज्य से मुझे भी नहीं आ रही बिहार जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। हम लोग जी बोलिए। हम आपको बता दें कि ये कैसी ये बात है, ये कैसी बात है कि हमारे रिम्स में चलिए आप, हम लोग रेगुलर रिम्स जाते हैं। हमें लगता है कि 30 दिन में कम से कम 20 दिन तो जरूर से जाते हैं। हमारे बंगाल से भी रिम्स में आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आप उड़ीसा से भी आते हैं।
छत्तीसगढ़ से भी आके ट्रीटमेंट कराते हैं। ये रिम्स में जो रिम्स 2 बन रहे हैं, ये क्यों चोट लग रही है? हमें लगता है विपक्ष को इसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। भले आपके पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर उसका विरोध कर दिए, लेकिन जनता को लेके बैठना चाहिए। वो किसी भी हाल में उसको पता होना चाहिए। ये जब रिम्स 2 पहली बार 2012 की जो सरकार थी, उस टाइम जब चल रहे थे, उस टाइम निश्चित तौर पर विरोध हुए थे। बीच में जो सरकारें चली, ये सरकार मिल के इसे तय करना था कि जमीन की अभी तक मुआवजा नहीं मिले मेरे नगरी में, उस जमीन के मुआवजा को कैसे करके सरकार देगी और रिम्स 2 कैसे बनेंगे। उसी जमीन पर बनने के लिए अगर नाराजगी है तो हमारे पास गैर जमीन बहुत सारे हैं, वहां रिम्स 2 को शिफ्ट करें, लेकिन लड़ना नहीं है। हमें लगता है कि इसको देखने की जरूरत है। एजुकेशन और हेल्थ पर किसी की भी सरकार रहे, वो काम करने की जरूरत है। अगर एजुकेशन और हेल्थ पर सरकार काम करे, हमें लगता है राज्य निश्चित तौर पर डेवलप करेंगे, एजुकेशन बढ़िया होंगे, तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हेल्थ के नाम पर भी यही होंगे। ठीक है। लेकिन हमारे केंद्र सरकार के जो रवैया है, वो मैया सम्मान योजनाओं पर सिर्फ परेशान रहते हैं विपक्ष कि किसी तरह से इसे रोक दिया जाए। कारण अपने आप 10,000 रुपया बिहार की सरकार में आपने अभी 10,000 रुपया करके सबको बांटे, उस पर कोई बात नहीं। आपकी बात आ गई सुशांत, आपकी बात आ गई। चलिए हम कैसर जी से संक्षेप में जवाब देते हैं। कैसर जी, आपने कुंदन तिवारी जी की बातें सुनी होगी, उनकी चिंताएं अपनी जगह हैं और बहुत हद तक वाजिब भी है। कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन मेरा सवाल वही है आपसे कि कहीं ना कहीं हम सरकार जो है लोगों को सीधा फायदा देकर उनके खातों में पैसे भेजकर एक लोक लुभावन काम तो कर रही है जो उनका वादा था, लेकिन कहीं ना कहीं ढांचागत विकास को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी हम बहुत पीछे हैं। यही वजह है कि पर कैपिटा इनकम भी हम लोग का बहुत पीछे है। जी कैसर साहब, संक्षेप में जवाब दीजिए। कृष्णकांत जी, देखिए मैं कुंदन जी की बातों से तो बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि झारखंड राज्य हेल्थ केयर के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में दूसरे राज्यों से काफी पीछे है। और ये सिर्फ अभी ऐसा ये नहीं कि ये अभी का क्रिएटेड प्रॉब्लम, ये झारखंड राज्य के गठन के बाद से ये क्रिएटेड प्रॉब्लम है, जिसमें डिसिप्लिन एक एक्शन कभी झारखंड सरकार ने या झारखंड की तमाम जो पिछली सरकारें रही, इन्होंने कभी एक फुल प्रूफ एक्शन प्लान कभी बनाया नहीं, या फ्यूचर एक 5 ईयर 10 ईयर प्लान बनाकर कभी सरकारें नहीं चली कि हमें फ्यूचर में किस तरह से झारखंड राज्य को किस लेवल पर लेकर जाना है, हमारा आर्थिक स्थिति क्या है, हमारा सामाजिक स्थिति क्या है, हमारा एजुकेशनल लेवल क्या है झारखंड राज्य का, तो हमारे टोटल कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों को कैसे करनी, पर कैपिटा इनकम पे हमको इनहेंस कैसे करना है, चाहे फार्मिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार इस पर काम कर भी रही है, हम लोग इस पर पूरे युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो हेल्थ केयर का जो मामला है कि कितने अस्पताल की आवश्यकता है, देखिए झारखंड राज्य में मैं इस बात को तो बिल्कुल मानता हूं कि जो अभी वर्तमान स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति के साथ तो आप झारखंड राज्य में तमाम लोगों को आप डिलीवर नहीं कर सकते, ना कि उनका फुल प्रूफ इलाज कर सकते हैं। हमें आवश्यकता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा अस्पताल और करें, बहुत बड़े लेवल के अस्पताल से नहीं तो हम हेल्थ सेंटर्स को ऑपरेट करने में ज्यादा सुचारू रूप से तत्परता दिखाए। साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, जो हमारे सदर अस्पताल है, आप देखिएगा कि पहले के कंपैरिजन में अभी के जो हमारे तमाम सदर अस्पताल है, वहां पे आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जोरों शोरों से चल रहा है। इनफैक्ट हमने तमाम सदर अस्पतालों के लिए सिटी स्कैन का जो टेंडर था वो उसे भी पूरा कर दिया और सिटी स्कैन मशीन तमाम सदर अस्पतालों तक हर एक जिले में अपने अपने सरकारी खजाना से एक सिटी स्कैन मशीन पहुंच रहा है, तो कि सो दैट की बाहर की जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनसे सिटी स्कैन ना कराना पड़े, भारी भरकम रकम ना देना पड़े, और जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उनको अपना स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने ही शहर में इस सदर अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये एक विजन है, जिसको विजन को लेकर के हम लोग अग्रसर हैं। साथ ही साथ हमने एक राजस्थान में जो हमने चिरंजीवी योजना लॉन्च किया था, जिसमें 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हमने वहाँ के लोगों को उपलब्ध कराया था। सेम टू सेम हमने झारखंड राज्य के लिए भी इस तरह का एक प्लान बनाया हुआ था, जिसमें हमने मैनिफेस्टो में भी रखा है। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ये है, और नेक्स्ट ईयर जून और जुलाई तक आप देखिएगा कि उस स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के कांग्रेस पार्टी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सदन के पटल पे भी पहुंचेंगे और जनता के बीच जाएंगे कि 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हम इस राज्य के लोगों को उपलब्ध कराने पे पूरा प्रतिबद्ध है। इसको लेकर के माननीय राहुल गांधी जी लगातार प्रयासरत है और उसको मॉनिटर पर्सनल लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजना हम झारखंड राज्य के लोगों को दें, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जिसको लेकर के झारखंड काफी पीड़ित है। यहाँ की महिलाएं काफी कुपोषित रहती है, खासकर ग्रामीण महिलाएं और आदिवासी महिलाओं के साथ ये देखा जाता है कि जब भी प्रेगनेंसी का दौर चलता है या जिस तरह के प्रेगनेंसी का समय होती है महिलाओं के साथ, वो काफी कुपोषित और कुपोषण का शिकार रहती है, बच्चे काफी कुपोषित रहते हैं, माल न्यूट्रिशन की कमी रहती है। इसको लेकर के हमारी सरकार सजग है कि स्वास्थ्य बीमा योजना हम हर एक प्रति व्यक्ति को पहुंचाएं जो कि इसका लाभुक हो सके और जो उनको जरूरतमंद है।
साथ ही साथ देखिए जो टैक्सेशन की बात कर रहे हैं कुंदन जी, टैक्सेशन की बात कर, इंडस्ट्रियलाइजेशन टैक्सेशन की बात करिए, तो ये बात बिल्कुल जायज है कि कहीं ना कहीं सरकार को और काम करने की आवश्यकता है। टैक्स कलेक्शन को लेकर के सरकार को और काम करने की आवश्यकता है। और जो टैक्स डेफिसिट जो हमने क्रिएट किया है, जो पिछली की सरकारों ने डेफिसिट क्रिएट किया है, उस डेफिसिट को हमको पूरा करना है। उसको लेकर के माननीय राधाकृष्ण किशोर जी ने सदन में भी कहा कि जो हमारा टारगेटेड है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमने 4 से 5 महीने हमारे पास बचे, 60% तो हमने पूरा कर लिया है। रेस्ट हमारा जो टारगेट है उस चीज को भी हम लोग पूरा कर लेंगे। और देखिए, हम सरकार कहीं से भी सवाल देने से भाग नहीं रही। इनफैक्ट माननीय वित्त मंत्री जी राधाकृष्ण किशोर जी ने तो सदन के पटल पर और पूरे जोर शोर से एकदम खुल करके अपनी बातों को रखा है, जिस पर विपक्ष की मौन चुप्पी इस बात के परिचायक है कि विपक्ष के पास किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है, और वो इधर उधर की बात कर रहे हैं और लगातार इस तरह से एक रवैया अपनाना चाहते हैं। एक धूमिल झारखंड के राज्य के सरकार को धूमिल करना चाहते हैं कि झारखंड के पास पैसा ही नहीं तो सरकार ये चलाएंगे कैसे। इनको सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के अनुदान से मिलेगा, और केंद्र सरकार तो हमारी है, तो हम तो कुछ देने वाले नहीं है। इनका यही है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के पास भी जाकर के अभी ये नहीं कहेंगे कि जीएसटी काउंसिल का जो पैसा बकाया है वो उनको उपलब्ध कर झारखंड राज्य को दिला दिया जाए, या तमाम जो ऐसे अनुदान जो केंद्र सरकार की जो सहायता है, जो अनुदान आते हैं, उस तरह के जो अनुदान उसको केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया जाए। इस तरह की पहल भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करने वाली है। कभी भी इनके केंद्र के जो मंत्री आएंगे, कभी इनके माननीय अमित शाह जी आएंगे या फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे, इसी तरह निर्मला सीतारमण जी आएंगे, तो कभी इस तरह की वो बात नहीं करेंगे। वो जब भी आएंगे तो सिर्फ स्वागत और फूल माला से स्वागत करेंगे। कभी झारखंड राज्य के हितों की बात ये लोग कभी नहीं करेंगे। ये बस इस चीज पर फोकस करेंगे कि ऑपरेशन लोटस कैसे चलाया जाए, सरकार को कैसे पलटा जाए, सरकार को कैसे गिराया जाए, जवाब लेंगे। जनता के हितों की बात इनसे होगी नहीं और ये कभी करने वाले नहीं। ठीक है, इसमें विजय चौरसिया जी का जवाब लेंगे, लेकिन थोड़ा देर के लिए हम कुंदन तिवारी के पास चलते हैं। कुंदन जी, देखिए, आपने कहा कि टैक्स कलेक्शन को लेकर सरकार को कुछ ठोस करना होगा। शायद आज इस बात का जिक्र अपने भाषण में राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि तकरीबन 966 करोड़ का अतिरिक्त जो वित्तीय भार इस सरकार पर है, जिसे वित्त मंत्री ने बहुत मामूली बताया है, और उन्होंने कहा है कि हम अतिरिक्त अपने संसाधनों को मजबूत बनाकर इसकी भरपाई करेंगे और साथ साथ अतिरिक्त आय का स्रोत हम तैयार करेंगे। इससे पहले कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो कैबिनेट की बैठक में मिनरल्स पर सरकार ने सेस को और बढ़ा दिया है। आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में जा रही है? सर देखिए, पहली तो 2 लाइनों का मैं जवाब दे देता हूँ। एक तो भाई साहब ने कहा कि देखिए, इसलिए आपको चुन के यहाँ बिठाया गया है और पूर्ण बहुमत से बिठाया गया है कि पिछले सरकारों पे भरोसा नहीं था, इसलिए लगातार दूसरा टर्म दिया गया। जब भरोसा दिया गया है तो पिछली सरकारों की बात ना की जाए तो बेहतर है। बताइए, हम करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पलटने में लगी हुई है। तो भाई, आपको अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है तब लगता है, या मुख्यमंत्री पर भरोसा होता तो क्यों पलटते हो? तो आप ये बात आपको नहीं कहना चाहिए। चौरसिया जी बोलते तो मान लेता मैं, पर आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात है 966 करोड़ की बात कर रहे हैं। कुंदन जी, मैं उस चीज को लेकर नहीं बोला। आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी विपक्ष की सरकारें होती है, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला कर कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात पर नहीं टोक रहा था, आप देखिए, वो तो सत्ता का पार्ट है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर 966 करोड़ का सेस है तो मैं आपको बता देता हूँ सर कि फिर हमारे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नहीं है, 966 करोड़ का वित्तीय बोझ, इसको आप वित्तीय बोझ अगर इतना ही कम है तो मैं कह रहा हूं फिर तो हमें भूल जाना चाहिए हेल्थ सेक्टर, हमें भूल जाना चाहिए पर कैपिटा इनकम, हमें भूल जाना चाहिए फार्मिंग। जितनी भी बातें आसिफ जी कह रहे थे, सारी चीजों को भूल जाना चाहिए। कम से कम झारखंड को रिनाइट होने के लिए, एटलीस्ट पर कैपिटा इनकम के बराबरी के लिए, टॉप 10 में आने के लिए झारखंड को 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ की बजट की रिक्वायरमेंट है। हमारा जमीन महंगा है और आदमी गरीब है, इसको लेकर तो कभी कोई बात किया ही नहीं गया। हमसे महंगी जमीनें पूरे देश में किसी के पास नहीं है, पर उसको लेकर स्पेशल एक्ट पे कभी ये लोग बात नहीं करते हैं। उसको लेकर ये जहां कोई भी सरकार होती है, केंद्र सरकार सामने मैनेजमेंट का गेम करती है। भाई, आप ओपन अप रखिए ना। आप अगर माइनिंग इंफ्रा को ओपन अप करते हैं, हम आते हैं, सरकार को लाइए शेयर मार्केट यूनिट्स पर, बताइए कि हमारे पास माइनिंग यूनिट्स का किस तरह से काम हो रहा है। तो कम से कम मैं गारंटी देता हूं आपको कृष्णकांत जी कि 1 लाख करोड़ का बजट बढ़ेगा सिर्फ हमारे माइनिंग इंफ्रा से। मैं आपको बताता हूं, अगर ये नहीं बनाना आता है हमारे वित्त मंत्री जी को और यहाँ के अधिकारियों को, तो मुझे ऑन बोर्ड कर लीजिए कंसल्टेंट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, करवा दूंगा 2 सालों में, मात्र 2 साल लूंगा। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, हमारे पास चीजें अगर नहीं होती, हमारे पास जमीनें नहीं होती, हमारे पास चीजें नहीं होती, तो आप कहते इस बात को कि चलो हमारे पास चीजें नहीं है, हम बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, टैक्सेशन नहीं कर रहे हैं। अरे टाटा जैसी इंफ्रा है हमारे पास, जिंदल जैसी इंफ्रा है हमारे पास, हिंडाल्को जैसी इंफ्रा है हमारे पास,
इन इंफ्रा के हम सर पे बिठा के बोझ बनाएंगे? अरे इन इंफ्रा के साथ माइनिंग इंफ्रा को ओपन करेंगे लोगों के लिए, करिए। माइनिंग चुपचाप चल रही है। अब चुपचाप क्यों चल रही है, मुझे लगता है सरकार बेहतर जवाब दे सकती है। माइनिंग मैनेजमेंट पे आज तक ऊपर खुल के कभी बात नहीं किया गया, क्यों? और जहां तक बात आती है करप्शन की, आप समझिए दुबे जी, जो आप चौबे जी सॉरी, जिनके ईडी का सेक्शन पड़ा, हमारा तो लगता है कि पर कैपिटा इनकम की इकोनॉमी से ज्यादा का छापा पड़ गया है। तो भैया हमको ये बताइए, इसके लिए बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मुझे भाजपा की सरकार पे भरोसा नहीं है। मैंने कांग्रेस को इसलिए वोट दिया था कि सरकार पे आएगी तो अच्छा काम करेगी। भाजपा बढ़िया नहीं कर रही है, मैं मानता हूं। झारखंड प्रदेश में हो सकता है अगली बार भी भाजपा ना आए, लेकिन भाई अगर भाजपा नहीं आ रही है तो आप भी तो कुछ करिए, कि सिर्फ बोलते रहेंगे। आप एक ही लाइन रिपीट करते जा रहे हैं कि माननीय कांग्रेस बढ़िया करेगी करेगी करेगी। अरे क्या करेगी बढ़िया? दाल रात रोटी सब्जी चल ही रहा है भाई, सबका चलेगा, खुद के पैसे चल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक, आप इंफ्रा की बात करते नहीं है, आप डेवलपमेंट की बात करते नहीं है, आप पर कैपिटा इनकम की बात करते नहीं है। हम बोले झारखंड पहला प्रदेश होगा जिसका पर कैपिटा इनकम नीचे आ रहा है। शॉकिंग बात है, पहला प्रदेश होगा। कुंदन जी, इन सब चीजों से वोट नहीं मिलता है पूरे इंडिया में। दिक्कत यहाँ ये है ना कि इन सब चीजों से वोट नहीं मिलता है। तो ये बात तो ये है सर, फिर ये जो डिबेट भी नहीं करना चाहिए, और भाई साहब को नहीं बोलना चाहिए, भाई साहब को बोल देना चाहिए, हमारे सुशांत जी को बोल देना चाहिए, और विजय जी को बोल देना चाहिए, काशिफ जी को बोल देना चाहिए कि भाई बात ऐसा है, जिससे वोट मिलेगा वही काम करेंगे, ये सब काम नहीं करेंगे। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे कि हम लोग बात नहीं करेंगे। और जहां तक बात है हेल्थ में सिटी स्कैन की बात कर रहे थे, आपको बोलने में शर्म आना चाहिए भाई साहब। अगर सिटी स्कैन में 2025 में मशीनें लगानी पड़ रही हैं आपको, तो एआई के जमाने में, ठीक है, बोलने में आना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए आपको टीवी डिबेट में शब्द का इस्तेमाल। नहीं ठीक है, समस्या है तो कहना होगा। नहीं, तो इसका मतलब कुंदन जी क्या, तो मतलब आपको प्रयास ही नहीं करना चाहिए, कभी नहीं लगना चाहिए, तो उसके बाद अरे लगना तो बहुत पहले से था। शुरुआत कभी भी हो सकती है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सर। कुंदन जी शुरुआत कभी भी हो सकती है, कुंदन जी शुरुआत कभी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए कि 2014 में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर शौचालय की बात कही। कोई सोच नहीं सकता था कि शौचालय की बात भी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं, तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। और अगर देर से ही आ रही है, चलो कम से कम व्यवस्था तो दुरुस्त हो रहा है ना, उस दिशा में काम हो रहा है। पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेना भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अतीत में ज़्यादा झांकने से समस्या खड़ी होती है, हमें फ्यूचर को तरफ देखना चाहिए। विजय चौरसिया जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपने तमाम लोगों की बातें सुनी, मेरा सवाल आपसे वही है, जिस तरह कैसब साहब कह रहे थे कि आप लोगों का जो सारा फोकस ऑपरेशन लोटस पर रहता है। देखिए, जिस तरह बीते दिनों बातचीत चली कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जेएमएम और बीजेपी कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, आप लोग झारखंड के लिए, सत्ता के लिए भूल जाइए, आप लोग झारखंड के लिए थोड़ा सा दिल को बड़ा कीजिए, हाथ मिलाइए, गले मिलाइए, और जो भी झारखंड का हिस्सा केंद्र में बसता है, केंद्र को पूरा सहयोग कीजिए। कृष्णकांत जी, 2-3 बातें। हाँ बोलिए। एक है कि आप नाकाबिल हैं, कर नहीं पा रहे, और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर नीयत है। एक मुगल बादशाह बहुत कम उम्र में सत्तासीन हो गया था हिंदुस्तान के सत्ता में, उसे कुछ नहीं आता था कृष्णकांत साहब, लेकिन उन्होंने काबिल लोगों को रखा था, और शायद उसकी सत्ता बड़ी बेहतर चली थी। द ग्रेट कहलाए। कुंदन तिवारी जी का शायद वही इशारा है, लेकिन उस इशारे का सरकार के जो फाजिल काबिल मंत्रीगण हैं वो समझे तब ना। सभी गाल बजाने में लगे हैं कृष्णकांत साहब। सबसे पहली बात है कि हम ये मान ले कि हमें कुछ नहीं आता है तो सुधार की रास्ता खुलता है, लेकिन अगर हम ये माने ही नहीं, हम यही मानेंगे कि नहीं हमें सब कुछ आता है, तब तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात। दूसरी बात है कि नीयत ही जब लूट की हो, अभी बताया ना कुंदन जी की माइनिंग पे कोई बात खुल के नहीं होती। क्यों नहीं होती? टाटा है हमारे यहां, जिंदल है, हम स्पेन जा रहे हैं सपत्निक, उद्योग मंत्री को नहीं ले जा रहे हैं, उद्योग लाने के लिए जा रहे हैं। क्या आया भाई? तो जब नीयत ही नहीं है, पूरा लूट का साम्राज्य। सॉरी मैं इंटरप्ट करता हूं, एक सेकंड सोचा, मेरा एक पॉइंट छूट गया था। एक इंटरप्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं। एफडीआई फंडिंग पूरे देश को मिला, हर राज्य को मिला। कांग्रेस सरकार है कर्नाटका में, $9.23 बिलियन एफडीआई फंडिंग लेकर आई, ठीक है। वहीं तमिलनाडु, मतलब मैं उन सरकारों की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस शासित राज्य लेकर आ रहे हैं, कांग्रेस जिसमें कांग्रेस का सपोर्ट है। तो भाई झारखंड में भी तो वही सरकार है, ये एफडीआई की फंडिंग क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? खुलेआम दे रहे हैं भाई। एफडीआई फंडिंग में, इंफ्रा में, खुले अस्पताल की फंडिंग दे रहे हैं 15,000 करोड़। अभी तक फाइलिंग नहीं हुई है, मैं आपको वेबसाइट खोल के बोलिए, शेयर कर देता हूं।
ठीक। झारखंड बिल्कुल, में बिल्कुल। फाइलिंग नहीं हुई है। चलिए विजय जी आप अपनी बात पूरा कीजिए, बहुत कम समय है, पूरा कीजिए। 15,000 करोड़ अतिरिक्त है झारखंड के लिए। कुंदन जी जिस बात को कर रहे हैं 50 साल के लिए बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, ब्याज मुक्त। सवाल उठता है कि आपके अंदर नीयत होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि सरकार कैसी चल रही है, वो आज का डिबेट जो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के जो नेता हैं उसके बीच जो डिबेट है वो सारी चीजें बता देता है। तो दूसरी चीजों की क्या आप अपेक्षा करते हैं इस सरकार से? इनको ऑपरेशन लोटस की चिंता है। भाई हमने हेमंत जी से मिलने गया था क्या? हेमंत जी क्यों नहीं बताते भाई क्यों गए थे दिल्ली? एक नोट बता देते। और अगर गए तो कांग्रेस क्यों परेशान है? क्या हमारे बीजेपी के नेता ने इस बारे में कुछ कहा क्या? क्या भाजपा वालों ने कहा था कि बिहार में आप सीटें ना दो, उसको भुला भुला के रखो, उसको धोखेबाजी उसके साथ करो? हमने कहा था कि उनके जो संसदीय मंत्री हैं वो ये कहे कि धुष्टता का हद हो गया, ये तो धोखेबाजी की हद हो गई, समीक्षा की जाएगी, ये भाजपा ने कहा था क्या? भाई हम कोई सरकार नहीं गिराना चाहते, किसी सरकार में नहीं आना चाहते। हम भी झारखंड के हैं, हमारे भी बच्चे झारखंड में पलते हैं, हम भी झारखंड का डेवलपमेंट चाहते हैं ताकि उसका लाभ हमें और हमारे बच्चों को भी मिले। लेकिन आप चलेंगे तरीके से तब तो, और अगर आपको चलना नहीं आता है तो काबिल लोगों का साथ लेंगे तब तो, मशवरा लेंगे तब तो। आपको तो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है, और आरोप लगा करके आपको सत्ता में रहना है। हम ये कहते हैं, जब मंत्री जी कहते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है वित्त की, तो भाई अपने वायदे को क्यों नहीं पूरा कर देते? ठीक है कैसव वायदे साहब तो इसका पूरा जवाब कर दे दीजिए। देते। ठीक कैसव साहब इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए विजय चौरसिया कह रहे हैं कि आपके हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो है वो अकबर द ग्रेट है, लेकिन उनके आसपास जो कबीना है, यानी कि जो आप लोग मंत्री साहब है वो किसी काम के नहीं। बहुत संक्षेप में देखिए, विजय चौरसिया जी इनके भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट बैठे हुए हैं चैनल पे, और इनके केंद्र की सरकार चल रही है और उस सरकार में कई के नवरत्न बैठे हुए हैं। कई माननीय मोदी जी अपने नवरत्नों में से कई केंद्र के मंत्री बैठे हुए हैं। कुछ मंत्रियों के नाम ये गिना देंगे और उन मंत्रियों के कामकाज को भी गिना देंगे कि उनकी उपलब्धियां क्या है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि मतलब इन्होंने कुछ डिलीवरी करके दिया है। इनके लच्छेदार भाषण और मैनिफेस्टो के बड़े बड़े वादों से देश नहीं चलता है। देश चलता है डिलीवरी सिस्टम से, जिसमें पूरी तरह से भारतीय जनता कोई पार्टी सुधार की गुंजाइश नहीं है, मैं समझता हूँ। नहीं, आपको सुधारने की जरूरत भी नहीं। बोलिए ना। आप लोग लच्छेदार और बड़े बड़े भाषणों से आपने, अरे भाई सुधार इसलिए चाहते हैं कैसव साहब कि हम भी इसी भूमि के हैं, हमारे बच्चे यहीं पलते हैं। तो विजय जी जब आप इसी भूमि के हैं, तो आप जब केंद्र के मंत्री जब झारखंड राज्य का दौरा करते हैं, तो आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं मिलते? आपके स्वास्थ्य मंत्री का मानसिकता सुधारेंगे क्या? आपके स्वास्थ्य मंत्री का इलाज करेंगे क्या हमारे केंद्र के मंत्री? आपस में झगड़ा नहीं, उनकी मानसिकता सुधारेंगे क्या? अरे भाई कांग्रेस की बैठक हुई कि नहीं इस सत्र से पहले? मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिए। आपकी पार्टी की बैठक हुई कि नहीं? क्यों नहीं बैठते जब आपको बहुत दर्द है? आपकी पार्टी की बैठक हुई कि नहीं? यही तकलीफ है, हम लोग आपस में आपकी झगड़ पार्टी जाते की हैं। यदि बैठक हुई आप बताइए तो ना, फिर सुन लीजिए, पहले सुना कीजिए। नहीं, जब भी आपकी पार्टी की बैठक हुई थी तो आधा घंटा डिबेट में समय क्यों खराब किया आपने विधानसभा का? पूछ लेते प्रदीप जाधव जी वहीं पे स्वास्थ्य मंत्री से। आपने बोला ना कि आपको बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। तो जब आपको बहुत दर्द, बहुत तकलीफ बिल्कुल है, है। बहुत पीड़ा है, तो बिल्कुल है। बिल्कुल जब है। दर्द और पीड़ा है, तो जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही होती है, जब सेंट्रल जोन कमेटी के इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही होती है, जब नीति आयोग की बैठक हो रही होती है, पहले काबिल मंत्रियों को लाइए, काबिल मंत्रियों की लाइए। बतौलेबाजों से नहीं चलेगा ये झारखंड। आपके मंत्री को ये पता नहीं है कि थैलेसिया के सेंटर कहाँ है। आपके मंत्री को ये नहीं पता है कि आंकड़े कितने हैं। ठीक है, हम लोग एक आपके दूसरे मंत्रियों को लड़कर पॉलिटिकल पॉइंट गेन करेंगे। आप सभी लोग अपना पॉलिटिकल पॉइंट बना रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कोई अनुकंपा के ईमानदारी से मंत्री सोचे बने। तो बात बने। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना की इजाजत देता है। तो साफ तौर पर आज हमने अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की जो बातें सुनी, साफ तौर पर उनका दावा है कि सरकार का खजाना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सवाल है कि अगर सब कुछ दुरुस्त है तो फिर जनता तक तमाम चीजें पहुंच क्यों नहीं रही? इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।